Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. Find out errors में आज देखते हैं कि क्या सीखने जा रहे हैं. The man which had a knife in his hand was not the actual culprit. द मैन सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है, लेकिन ये बीच में ब्रेक हो गया सेंटेंस, यानी मैन के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा मैन. मैन के लिए विच नहीं आता. क्वेश्चन में आ सकता है कि विच मैन आर यू टॉकिंग अबाउट, लेकिन इस तरीके से जब क्लॉज आती है, यानी जब हमने सेंटेंस शुरू कर दिया और हमारा सब्जेक्ट कोई पर्सन है और हम उस पर्सन के बारे में बता रहे हैं कौन सा, तो उसके लिए विच कभी भी नहीं आता. हु आ सकता है, हुम आ सकता है. हु कब आता है? जब यही मैन इस वाले क्लॉज का सब्जेक्ट हो. तो यहाँ पर ये इसी मैन की बात कर रहे हैं. नाइफ किसके पास था? मैन के पास. तो यहाँ पर हु आएगा. द मैन हु हैड अ नाइफ इन हिज हैंड, ये बीच की कहानी है. हु हैड अ नाइफ इन हिज हैंड, तो जब ये बीच की कहानी ख़त्म हो जाएगी तो द मैन के बाद सेंटेंस कंटिन्यू हो जाएगा. द मैन वॉज नॉट द एक्चुअल कल्प्रिट, यानी वो आदमी. अब यहाँ पर वो के लिए दैट नहीं लिखना. क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ दैट लिख देंगे तो फिर ये सब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं. दैट का मतलब ये होता है कि हमने हाथ के इशारा करके बता दिया कि वो आदमी. लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम उस आदमी के बारे में हाथ से इशारा करके नहीं बता रहे, उसके बारे में कुछ बताकर उसको क्लियर करें कि हम कौन से आदमी की बात कर रहे हैं. सो द मैन हु हैड अ नाइफ इन हिज हैंड वॉज. अब ये हैंड और वॉज का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. ये वॉज ये इसके बाद का सेंटेंस है. द मैन वॉज नॉट द एक्चुअल कल्प्रिट. कल्प्रिट होता है दोषी, तो मतलब वो असली दोषी नहीं था. कौन कौन? वो आदमी जिसके हाथ में चाकू था. अब जब ये द मैन वॉज नॉट द एक्चुअल कल्प्रिट, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. क्लॉजेस के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, लॉन्ग वीडियोस, आप समझ सकते हैं. उसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबॉर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, वो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो अगर आप उनको देखोगे, अगर आपको नहीं आइडिया है तो इसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी. जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वही अगर आगे वाली क्लॉज का भी सब्जेक्ट है, तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, द मैन हु हैड अ नाइफ. एक शॉर्टकट भी होता है. शॉर्टकट क्या है कि जो हमारा वर्ब है हम उसके साथ आईएनजी लगा दे. द मैन हैविंग अ नाइफ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. यानी जब हमने किसी व्यक्ति के बारे में बताना है, कौन सा व्यक्ति, और कौन सा का जवाब है कि कोई काम करने वाला, यानी यही इस काम को करने वाला है, यही व्यक्ति यहाँ पर भी सब्जेक्ट है. सिर्फ तभी हम ये कर सकते हैं. अगर ये व्यक्ति इस वाले पार्ट का सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये शॉर्टकट नहीं चलेगा. वो मैं आपको आगे किसी और सेंटेंस में बताऊंगी. सो द मैन हु हैड अ नाइफ इन हिज हैंड वॉज नॉट द एक्चुअल कल्प्रिट. द चिल्ड्रन हु इज़ प्लेइंग इन पार्क मे बी एबडक्टेड. द चिल्ड्रन, कौन से बच्चे? जो इज, हु के साथ इज क्वेश्चन में तो आता है कि शोर शोर कौन मचा रहा है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए हु लगाते हैं तो ये वर्ब हमेशा उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसके लिए हु आया. तो हु किसके लिए आया? चिल्ड्रन के लिए आया. तो चिल्ड्रन तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर आर आना चाहिए. द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग इन पार्क. अब इन द पार्क नहीं आएगा. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, जैसे स्कूल है, पार्क है, तो अगर हम उन चीज़ों को उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो द नहीं लगाया जाता. सो द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग इन पार्क मे बी. अब ये पार्क और मे बी का कोई कनेक्शन नहीं है. ये मे बी, द चिल्ड्रन मे बी एबडक्टेड, ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज मतलब जिसको बाकी सेंटेंस से अलग कर दो तो उसके मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ता. द चिल्ड्रन मे बी एबडक्टेड. एबडक्टेड मीन्स किडनैप्ड, यानी उन बच्चों का किडनैप हो सकता है. कौन से बच्चे? हु आर प्लेइंग इन पार्क. अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि यदि जो क्लॉज हम इसके बारे में बताने के लिए लगा रहे हो और यही व्यक्ति दोबारा सब्जेक्ट है, प्लेइंग का सब्जेक्ट कौन है? चिल्ड्रन, तो उसका हमेशा शॉर्टकट होता है. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द चिल्ड्रन प्लेइंग. ये दोनों को हटा सकते हैं. द चिल्ड्रन प्लेइंग इन पार्क मे बी एबडक्टेड, यानी पार्क में खेलने वाले बच्चों का किडनैप हो सकता है. और एरर, अगर एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर आर आना चाहिए. द मनी विच हैव वी कलेक्टेड विल स्पेंड. द मनी, सब्जेक्ट के बाद अगर आपको वर्ब नहीं दिख रहा इसका मतलब
मेन सेंटेंस ब्रेक हो गया। विच, अब मनी की बात है तो नेचुरली मनी के साथ विच लगा सकते हैं, यहाँ पर हु नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन लिविंग है। विच हैव वी कलेक्टेड, कोई भी क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा कोई भी क्लॉज कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती है। आप आम भाषा में यूं कह लीजिए कि जब हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बता रहे हैं कौन सा व्यक्ति वस्तु, तो वो जो कौन सा वाली क्लॉज होती है जिसे कि एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती है। तो सब्जेक्ट कौन है? वी, तो यहाँ आना चाहिए वी, द मनी विच वी हैव कलेक्टेड। अब मनी के बाद वाला हिस्सा, द मनी विल स्पेंड, पैसा खर्च करेगा, पैसा नहीं खर्च कर सकता, पैसे को खर्च किया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस को समझना हो तो उसके लिए भी वीडियोस हैं। हम लोग एक्चुअली पैसिव वॉइस का सही मतलब ही नहीं समझते कि पैसिव वॉइस होता क्या है, क्यों यूज़ होता है। हम लोग सोचते हैं कि बस पेपर में सेंटेंस दिया होता है एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, बस पैसिव वॉइस का यही काम है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं मैडम स्पोकन में पैसिव वॉइस यूज़ होता है जब हम बोलचाल की भाषा में? तो बिल्कुल होता है, उसका एक अलग ही महत्व है, अलग ही इम्पोर्टेंस है, उसके लिए आप लॉन्ग वीडियोस देख सकते हो। सो द मनी विच वी हैव कलेक्टेड विल बी स्पेंट, यहाँ पर टी फॉर टेबल। पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनता। पैसिव का मतलब होता है कि सब्जेक्ट को कुछ किया गया, यानी हमारा सब्जेक्ट पैसिव है, निष्क्रिय, क्रियाहीन। अब मनी के बारे में जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट मनी है, सॉरी मनी नहीं है, वी है, तो इसका शॉर्टकट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं, विच को निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं द मनी वी हैव कलेक्टेड विल बी स्पेंट, द मनी विच वी हैव कलेक्टेड विल बी स्पेंट भी ठीक है। बीइंग टेस्टलेस द फूड द गेस्ट्स वर डिसअपॉइंटेड, ऐसे सेंटेंसेस जो सीधा ING से शुरू हों एंड देन वी हैव अ कॉमा, मोस्टली चांसेस हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एंड अगर आप इनको सही तरीके से समझना चाहते हो तो पहले सेकंड वाले पार्ट को, द गेस्ट्स वर डिसअपॉइंटेड, मेहमान जो थे वो निराश थे। क्यों? बीइंग टेस्टलेस द फूड, खाना टेस्टलेस, बेस्वाद होने के कारण। यहाँ पर मेहमानों की बात हो रही है, यहाँ पर खाने की बात हो रही है, दोनों जगह अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है, तो ये द फूड यहाँ आना चाहिए। द फूड बीइंग टेस्टलेस द गेस्ट वर डिसअपॉइंटेड, द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन ब्रोकन एनी रूल विल नॉट पनिश। अब स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि जिन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा है। बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव वॉइस होता है, लेकिन यहाँ पर कानून किसने तोड़ा? स्टूडेंट्स ने, तो काम करने वाला तो है हमारे पास, यानी हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत नहीं है। द स्टूडेंट्स हैव, सॉरी हु हैव, अब हैव क्यों आया? क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। ये गलती बहुत देखा मैंने स्टूडेंट्स को, यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ कुछ भी लगा देते हैं, हैज़ लगा दिया, हैज़ कैसे आएगा? स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं। सो द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन नहीं आएगा, ब्रोकन एनी रूल विल नॉट बी पनिश्ड, ये भी पैसिव वॉइस है, स्टूडेंट्स को सज़ा नहीं दी जाएगी, तो विल नॉट बी पनिश्ड। अब मैंने आपको बताया था कि जब जिसके बारे में क्लॉज बता रही है वही व्यक्ति सब्जेक्ट है तो शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या है? द स्टूडेंट्स नॉट ब्रेकिंग एनी रूल, ING ही लगाना पड़ेगा आपको। अगर ये एक्टिव वॉइस है मतलब इस काम को इसने ही करा है, तो आप सब कुछ निकाल कर जो आपका मेन वर्ब है उसके साथ ING लगा दो। द स्टूडेंट्स नॉट ब्रेकिंग एनी रूल विल नॉट बी पनिश्ड। बाकी दूसरा लॉन्ग मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया। द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ब्रोकन एनी रूल विल नॉट बी पनिश्ड। फाइंडिंग हिज वॉलेट एम्प्टी, वॉलेट मीन्स पर्स, जैसे वो जेंट्स पर्स होता है छोटा सा। फाइंडिंग हिज वॉलेट एम्प्टी ही चेंज्ड हिज प्लान, उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने वॉलेट को खाली पाया, तो दोनों तरफ उसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर दोबारा ही लगाने की ज़रूरत नहीं। और अब हम यहाँ पर बीइंग और हैविंग भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है ना, तो जो काम हो रहा है उसके साथ ING लगेगा, तो जब काम हो रहा है तब हमें बीइंग और हैविंग नहीं लगाना। सो फाइंडिंग हिज वॉलेट एम्प्टी ही चेंज्ड हिज प्लान, देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। द स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द टीचर हु डू नॉट गिव द मार्क्स जेनरसली। द स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द टीचर, यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं है कि स्टूडेंट्स उस टीचर को पसंद नहीं करते जो खुले मार्क्स नहीं देता है। हु डू नॉट,
अब ये हु किसके लिए आ रहा है, एक ही टीचर है तो डज नॉट आना चाहिए। हु डज नॉट गिव द मार्क्स जेनरसली, यानी जो उनको खुले मार्क्स नहीं देता है उस टीचर को वो पसंद नहीं करते हैं। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है, टीचर के बारे में बता रहा है कि कौन सा टीचर। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, द स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द टीचर। दे विल नॉट रीड द चैप्टर, वे उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। जब भी आप कौन से का जवाब दे रहे हो तो उसके लिए दैट नहीं द लिखना है। सो दे विल नॉट रीड द चैप्टर विच गिव, अब चैप्टर कितने, एक ही है तो गिव्स आना चाहिए। विच गिव्स दैम इररेलीवेंट नॉलेज, इररेलीवेंट होता है जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अप्रासंगिक, यानी जो प्रसंग चल रहा है, जो कंटेक्स्ट चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर विच गिव्स दैम, अब यहाँ पर देखो चैप्टर के बारे में जो क्लॉज लिखी गई है उसका सब्जेक्ट भी चैप्टर ही है। गिव से पहले ये सब्जेक्ट है, तो ये विच किसके लिए आ रहा है, चैप्टर के लिए आया। तो मैंने आपको बताया कि जब भी एडजेक्टिव क्लॉज आए, जिस नाउन के बारे में आप बता रहे हैं वही दोबारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो आप शॉर्टकट में जा सकते हैं, क्या, उसके आगे आईएनजी लगा दो। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, दे विल नॉट रीड द चैप्टर गिविंग दैम इररेलीवेंट नॉलेज, गिव के साथ आईएनजी, हम विच को निकाल सकते हैं। हार्डली हैड ही पुट ऑन हिज हेलमेट अ पुलिसमैन स्टॉप्ड हिम, अभी मुश्किल से उसने हेलमेट पहना ही था, यहाँ पर बीच में वैन आना चाहिए हमेशा, ये रूल है, WHEN, कॉमा नहीं आएगा। सो हार्डली हैड ही पुट ऑन हिज हेलमेट व्हेन अ पुलिसमैन स्टॉप्ड हिम, इसका मतलब ये है कि एज सून एज ही पुट ऑन हिज हेलमेट, एज सून एज के साथ तो कॉमा ही आएगा, बट हार्डली के साथ यहाँ बीच में व्हेन आएगा। द बिल्डिंग विच यू हैव परचेज्ड इट इज़ इन अ शैम्बल्स, इन आ शैम्बल्स, अब एक तरफ तो हम शैम्बल्स लिख रहे हैं साथ में ई लगा रहे हैं, ये एक फ्रेज़ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जब कोई चीज़ इन आ शैम्बल्स होती है या इन शैम्बल्स भी हो सकता है, इन आ शैम्बल्स भी हो सकता है, यानी खस्ता हालत में। जो बिल्डिंग विच यू हैव परचेज्ड, तुमने खरीदी है, परचेज यूज़ होता है जब आपने बहुत बहुत महंगी कोई चीज़ खरीदी करोड़ों में, या फिर आप दुकानदार हैं बेचने के लिए कुछ खरीद रहे हैं, अदरवाइज वी यूज़ बाय। सो यहाँ पर परचेज इज़ राइट, द बिल्डिंग विच यू हैव परचेज्ड इट इज़ इन आ शैम्बल्स। अब इसमें मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर हम बिल्डिंग की बात करें फिर दोबारा सब्जेक्ट लिख रहे हैं हम, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि हमने सेंटेंस को ब्रेक किया हुआ है, द बिल्डिंग इज़ इन अ शैम्बल्स, बीच में हमने ये बता दिया कौन सी बिल्डिंग। सो विच यू हैव परचेज्ड, अब इसमें काम क्या है, परचेज, सब्जेक्ट कौन है, यू, तो इसका शॉर्टकट नहीं हो सकता क्योंकि जिसकी विशेषता आप बता रहे हो सब्जेक्ट वो नहीं कोई और है। लेकिन जब सब्जेक्ट कोई और है तो ये यहाँ पर जो WH फैमिली है आप उसको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लिखा है तो भी गलत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पर पहुंचते जाते हैं तो हम शॉर्टकट्स में जाना शुरू कर देते हैं। सो द बिल्डिंग यू हैव परचेज्ड इज़ इन अ शैम्बल्स, विच यहाँ पर मिस्टेक नहीं है लेकिन आप चाहो तो निकाल सकते हो। मिस्टेक क्या है, ये इट नहीं आना चाहिए। सो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, क्योंकि हम हर वीडियो में कुछ पिछली एरर्स को रिवाइज़ करते हैं ताकि हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी हेल्प मिल सकती है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा कई गुना ज़्यादा भला अपने आप ही हो जाता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।